हाय एवरीवन। आज अपना टॉपिक है एयर एंड वेंटिलेशन या वायु और संवर्धन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वायु की आवश्यकता क्यों है। जीवित रहने के लिए वायु एक आवश्यक तत्व है। प्राणी भोजन और जल के अभाव में कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु वायु के अभाव में कुछ मिनट से अधिक जीवित रहना संभव नहीं। शरीर के अस्तित्व के लिए या शरीर के जीवित रहने के लिए हृदय का धड़कना और श्वास लेना आवश्यक है। प्रथम प्रक्रिया यानी हृदय का धड़कना बंद होने पर जीवन समाप्त हो जाता है। वहीं दूसरी प्रक्रिया जो कि श्वास लेना है के लिए वायु आवश्यक है। श्वास द्वारा भीतर ली गई वायु में सिर्फ ऑक्सीजन प्रयोग में आती है, क्योंकि ऑक्सीजन रक्त की शुद्धि और भोजन पर रासायनिक क्रिया द्वारा ताप की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। अतः शरीर और जीवन के लिए वायु का होना आवश्यक है। वायु जीवन के लिए ऑक्सीजन ही प्रदान नहीं करती, बल्कि यह शरीर को ठंडा रखने का कार्य भी करती है। श्रवणेंद्रियां यानी सुनने की शक्ति और घ्राणेंद्रियां यानी सूंघने की शक्ति भी वायु के कारण उत्तेजित होकर अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाती है। अतः कहा जा सकता है कि शुद्ध वायु ही स्वस्थ जीवन का आधार है। इसके साथ साथ यह पाचन क्रिया को उत्तेजित करती है, उपापचयन या मेटाबॉलिज्म को व्यवस्थित करती है, साथ ही तंत्रिका तंत्र को भी ये शक्ति प्रदान करती है। शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करती है। अतः हम जिस वायु में श्वास लेते हैं उसका शुद्ध और साफ होना नितांत आवश्यक है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो है कि वायु का हमने देख लिया कि आवश्यकता क्यों है, लेकिन वायु में ऐसा क्या है जो कि हमारे लिए आवश्यक है या ये हमारे लिए क्यों आवश्यक बन जाती है, तो वो हम इसके संगठन से जान सकते हैं। तो यदि हम वायु के संगठन की बात करें या कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करें, तो वायु विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसका संगठन स्थान विशेष पर परिवर्तित होता है, किंतु सामान्यतः इसका संगठन निम्न प्रकार से है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें गैस है वो है आपकी ऑक्सीजन, और इसका प्रतिशत है 20.95 20.95% ऑक्सीजन हमारे वातावरण में या वायु में उपस्थित होती है। दूसरी जो मुख्य गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन, और उसका सबसे ज़्यादा भाग वो बनाती है वायु का, वो है 78.1% यानी 78.1% भाग जो वायु का है वो नाइट्रोजन से बना होता है। इसके अलावा एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा सामान्यतः बता रही हूँ, सामान्यतः इसकी मात्रा होती है 0.03 से 0.04%। इतनी अल्प मात्रा इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, लेकिन आज के ज़माने में बढ़ते हुए प्रदूषण से कह लीजिए, कल कारखानों से कह लीजिए, वायु प्रदूषण की वजह से इसकी मात्रा वातावरण में बढ़ गई है, और जिसकी वजह से हमको शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो शुद्ध वायु है उसके कंपोजिशन में, उसके संगठन में इसकी मात्रा मात्र 0.03 से 0.04 होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें उपस्थित होता है जल वाष्प, या जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर, जिससे हम नापते हैं कि वातावरण में कितनी आर्द्रता है, कितनी नमी है, वो भी इसमें उपस्थित रहती है। इसके अलावा ओजोन और अन्य गैसें भी आपको इसके अंदर उपस्थित मिलेंगी। अल्प मात्रा में ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम आदि गैसें भी उपस्थित रहती है। वस्तुतः वायु संगठन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु स्थानीय परिस्थितियों के कारण वायु में धूल, धुआं, स्पोर्स, बैक्टीरिया, कार्बनिक सूक्ष्म पदार्थ, वनस्पति पदार्थ के कण, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें भी सम्मिलित हो सकती हैं। राइट, तो अब हम बात करेंगे कि जो मुख्य गैसें हैं इसकी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इनके क्या कार्य हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो वायु के संगठन में ऑक्सीजन सबसे प्रमुख गैस है। इस गैस का 3 मिनट का अभाव प्राणी को मृत्यु के मुख में पहुंचा सकता है।
यानी यदि मनुष्य को 3 मिनट तक या 3 मिनट से अधिक समय तक ऑक्सीजन नहीं मिले तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इसकी केवल प्राणी के लिए ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह भोजन पकाने तथा कोयले को जलाने के लिए भी आवश्यकता है, यानी आग को जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। शरीर में पाचन क्रिया इस गैस के ऊपर निर्भर है और यह श्वास क्रिया के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचती है और वहां से रक्त से हीमोग्लोबिन में तथा वहां से शरीर के अन्य समस्त तंतुओं में जाती है। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। दूसरा है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस हवा में मात्र 0.03 से 0.04% तक ही पाई जाती है। ये रंगहीन गैस है, परंतु इसमें गंध और तेजाबी स्वाद होता है, यानी तीखा स्वाद होता है, पंजेंट टेस्ट होता है इसका। यह गैस रंग रहित होती है। ये एक विषैली गैस है। आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ने पर दम घुट जाता है और व्यक्ति मर जाता है। औद्योगिक स्थानों की वायु में इस गैस का प्रतिशत अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक होता है। पौधे दिन में इस गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वहीं रात के समय यह प्रक्रिया विपरीत हो जाती है। रात को पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और यही कारण है कि कहा जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे सोना हानिकारक है। तीसरी जो मुख्य गैस है नाइट्रोजन, जो कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 80%, और एग्जैक्ट फिगर हम देखें तो 78.1% तक इसकी मात्रा उसमें वायु में रहती है। यह गैस वायु को पतला बनाती है, यानी डाइल्यूट करती है, और रंगहीन होती है। ऑक्सीजन की जलाने की शक्ति को यह कम कर देती है, यानी यदि नाइट्रोजन अधिक होगी और ऑक्सीजन कम होगी तो वस्तु का जलना मुश्किल होगा। यह संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 78.1% बनाती है और ली जाने वाली तथा छोड़ने वाली गैसों में ली जाने और छोड़ने वाली श्वास में यह ज्यों की त्यों बनी रहती है, यानी इसके मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसके अलावा जल वाष्प जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो भी यह वायु में अधिक मात्रा में पाई जाती है और शुद्ध वायु में 55 से 60% तक 55 to 60% तक आर्द्रता या ह्यूमिडिटी का होना आवश्यक है। लेकिन इतनी आर्द्रता के लिए टेम्परेचर भी 60 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी अराउंड 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपको तापमान होना आवश्यक है। डॉक्टर यशपाल बेदी का मत है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए 65 से 75% वायु में आर्द्रता होनी चाहिए। इसके अलावा एक मुख्य गैस और है ओजोन। यह गैस शुद्ध वायु में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और ऑक्सीजन का सघन रूप है और इसमें छोटे छोटे कीड़ों को मारने की शक्ति होती है। और ओजोन मंडल के बारे में आप सबने सुना हुआ है और आपको ये भी पता है कि ये ओजोन मंडल आजकल इसमें छेद हो गया है क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम प्रदूषण को यथासंभव कम करें। कल कारखानों का निकलते धुएं पर तो हमारा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो हमारे मोटर व्हीकल है उसके धुएं को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके मुख्य भाग हैं। सामान्यतः वायु का संगठन स्थिर बना रहता है क्योंकि प्रकृति में स्वतः ही कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे वायु की गति, वातावरण का तापमान, धूप, वर्षा आदि। किंतु जब प्राकृतिक साधनों की क्षमता घट जाती है तो वायुमंडल में अशुद्धियाँ तेजी से फैलने लगती है और वायु प्रदूषित होने लगती है। जब वायु में प्रदूषक पदार्थ जैसे धूल, धुआं, विषैली गैसें, जल वाष्प, अमोनिया आदि अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो वायु अशुद्ध एवं प्रदूषित हो जाती है और स्वस्थ जीवन के लिए हानिकारक भी हो जाती है। अशुद्ध हवा में या अशुद्ध वायु में श्वास लेने से कई श्वसन और त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। तो इन सब बातों का क्या निष्कर्ष निकलता है कि जिस वायु में हम श्वास ले रहे हैं उसका शुद्ध होना जरूरी है और यह हम सबके सहयोग से, हम सबके प्रयासों से ही संभव हो पाएगा। और जो हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो वायु में किस किस प्रकार की अशुद्धताएं हैं या किस प्रकार से प्रदूषण होता है, ये हम अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।